हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संसाधनों का विकास। चलिए आइए देखते हैं क्या है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन एवं जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग करने के कारण कई समस्याओं ने जन्म लिया है। कह रहे संसाधन जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, उनकी डेली की लाइफ में जीवन यापन करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह क्या है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य जो है संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, मतलब आवश्यकता से अधिक यूज किया जा रहा है उसका, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आइए देखते हैं किन समस्याओं की बात की जा रही है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहला, संसाधनों की कमी। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों के अतिप्रयोग से संसाधनों में कमी। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनकी लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब कि जरूरत जितनी है उतनी तो वो यूज कर ले रहे हैं, लेकिन जरूरत के अलावा वो उसकी और उपलब्धता पाने की कोशिश में संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से संसाधनों में कमी हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों अमीर और गरीब में बढ़ गया। कह रहा है कि जो संसाधन है वह समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया, मतलब कुछ ही लोगों से अभिप्राय है संसाधन, जैसे अमीरों के, यहाँ पे अमीर गरीब की बात कर ली जाए, ठीक है, जिनकी श्रेणियां, मतलब कि जिनके पास, ऐसे लोग जिनके पास जो संपन्न है उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है जो अमीर तबके के लोग होंगे उन्हें संसाधन जो है आसानी से मिल जाते होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो गरीब हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो समाज के दो हिस्से हैं, संसाधन कुछ ही लोगों के हिस्से में जा पाए हैं, और यह अमीर और गरीब में बढ़ गया, मतलब कि दो हिस्सा यही है, पहला अमीर और दूसरा गरीब। तो ये दो हिस्सों में संसाधन क्या हो गए हैं, बट गए। किसी के पास बहुत ज्यादा है अमीर तबके के पास, किसी के पास बहुत कम है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को बढ़ाया। कह रहा है कि संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग, अब जैसे यहां पे बात कर लिया जाए कि वन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनों में, जंगलों में क्या हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। मृदा अपरदन का होना, वनों का नाश होना, ओजोन परत अक्षय, मतलब ओजोन परत में क्या होना, छेद होना, उसके छेद का बढ़ जाना, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, मतलब माइनिंग भी की जा रही है, ठीक है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए। तो क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है कि जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वह क्या हो रहा है, बिगड़ जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से संसाधनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जरूरत के हिसाब से अगर संसाधन का उपयोग किया जाए तो भविष्य के लिए भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सतत पोषणीय विकास, जिन्हें हम स्थायी विकास भी कहते हैं। आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ऐसा विकास जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया हो। कह रहा है कि ऐसे विकास की बात की जा रही है जो पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, मतलब उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ठीक है, संसाधनों का वर्तमान समय में उपयोग के साथ विकास भी हो। कह रहा है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया हो। ठीक है, और संसाधनों का वर्तमान समय में उपयोग होने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी, मतलब कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी संसाधन क्या रहे, उपलब्ध रहे। यही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास या अस्थायी विकास। फिर से एक बार समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में कर रहे हैं वर्तमान समय में जितनी हमें जरूरत है, और इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन क्या रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ये सन 1992 में हुआ था, 1992 में। देखते हैं ये क्या है। यह 3 जून से 14 जून के बीच 1992 में, जहां पे 100 से अधिक, मतलब 108 राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राजील के शहर
रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जहाँ पे 108 राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए थे। अब जो ये सम्मेलन था किस लिए किया गया था? सम्मेलन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को समाप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। कह रहा है कि जो सम्मेलन किया गया था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, यह पर्यावरण को सुरक्षित करने और सामाजिक व आर्थिक रूप से विकास की समस्या, मतलब कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो विकास की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको, उस समस्या को हल करने के लिए यह सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। अब इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। अब मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई एजेंडा 21 क्या होता है? चलिए देखते हैं। एजेंडा 21 यह एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार का घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNCED, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। कह रहा है कि एजेंडा 21 एक प्रकार का क्या है? घोषणा पत्र है। एक प्रकार का क्या है? घोषणा पत्र है। ठीक है, जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। ठीक है, मतलब इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसे क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 का उद्देश्य यह था कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, मतलब कि जो प्राकृतिक संतुलन है, पर्यावरण या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उसको संतुलित किया जाए। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना तथा सतत विकास का रास्ता अपनाना। सतत विकास मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित करके जो आर्थिक विकास किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? सतत विकास, मतलब सतत पोषणी विकास वही है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य एजेंडा 21 का प्रमुख रूप से क्या था कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जाए और पर्यावरण के प्रदूषण को रोका जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो संसाधन नियोजन के माध्यम से हम संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है संसाधन नियोजन, पहले तो नियोजन का अर्थ समझ लीजिए कि कंट्रोल, नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण करके एक तरह से हम कह सकते हैं, या फिर कोई नियम लगा करके। ठीक है, संसाधन नियोजन के माध्यम से हम संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब संसाधन नियोजन रहेगा, मतलब बाउंडेशन रहेगी, तो भाई हमें इतना ही जरूरत के हिसाब से संसाधनों का क्या करना है? उचित उपयोग करना है। इसकी वजह से संसाधन जो क्या है कि वर्तमान समय में उपलब्ध रहेंगे, हम हमारी जरूरतों को तो पूरा करेंगे, साथ में ही आने वाली पीढ़ी मतलब कि भविष्य के लिए भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ही विविधता है, मतलब कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे संसाधनों की अधिकता है तो कुछ संसाधनों की कमी भी है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक प्रकार के संसाधनों की अधिकता है। अब कह रहा है कुछ ऐसे स्टेट भी हैं भारत में जहाँ पे एक प्रकार के संसाधनों की क्या है? अधिकता है। ठीक है, और दूसरे प्रकार के संसाधनों की क्या है? कमी हो रही है। बहुत सारे भारत में ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे किसी संसाधन की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और वहीं दूसरे प्रकार के संसाधनों की उसी प्रदेश में क्या हो रही है? कमी भी हो रही है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं अपने, मतलब वो वहाँ के ही लोगों पर वो डिपेंड करते हैं कि संसाधन अधिक मात्रा में मिलेंगे या नहीं। या कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। कुछ ऐसे, अब कह रहा है कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे संसाधन उपलब्ध तो हैं अधिक मात्रा पे, और कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट है, जो नेसेस है, ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो जरूरी है उनकी भी क्या है? अत्यधिक कमी है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। अब जैसे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे खनिज और कोयले की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, मतलब कि जो खनिज और कोयले हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में
मिलते हैं। ठीक है, वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की क्या है, अधिकता है। मतलब राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की क्या है, बहुत ज्यादा अधिकता है। अब वहीं यहाँ पे देखिए दो प्रकार के संसाधनों की अधिकता है, तो वहीं एक दूसरे प्रकार के संसाधन जल संसाधन की क्या है, भारी मात्रा में कमी पाई गई है। कहाँ पे, राजस्थान की बात की जा रही है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संसाधनों में अधिकता तो है, लेकिन साथ साथ जल संसाधन की कमी भी है। तो वही कह रहा है कि कुछ स्टेट भारत के ऐसे हैं जहाँ पे कुछ संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, तो वहीं दूसरे प्रकार के संसाधन क्या है, उनकी मात्रा में कमी हो गई है। अब और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अब यहाँ पे क्या है कि जल की अधिकता पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जल की क्या है, अधिकता पाई गई है। अब कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, इन सब का कंक्लूजन क्या निकल करके आता है कि इन समस्याओं को विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करके कम कर सकते हैं। कह रहा है कि जो भी संसाधन है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में है, तो उनको हम बुद्धि विवेक से अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें, तो उन संसाधनों की कमी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। भाई दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार है, देखते हैं। संसाधन नियोजन एक कठिन प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या है, एक कठिन प्रक्रिया है। उसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। कह रहा है कि हमें किस स्तर पे भारत में संसाधन को नियोजित करने का कार्य करना चाहिए। तो पहला है, यहाँ पे पहला मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट, कि देश के विभिन्न प्रदेशों, देश के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रदेश हैं, ठीक है, अब वहाँ पे ये पहचान की जाए कि इस प्रदेश में किस संसाधन की कमी है और किस संसाधन की अधिकता है। तो वहाँ से हम उनका चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनकी पहचान करके संसाधनों का हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। अब इस कार्य में क्या है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण हो गया, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। कह रहा है कि जो संसाधन विकास योजनाएं हैं, ठीक है, अब संसाधन को नियोजित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बेसिस पे स्किल, मतलब कि प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन जैसे स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसाधन के विकास योजनाओं के लिए, संसाधन के विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना, मतलब कि तालमेल स्थापित करना। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश की गई है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत की आज़ादी के बाद पहले पंचवर्षीय योजना के माध्यम से संसाधन नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गई है। संसाधनों का संरक्षण, नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण। चलिए देखते हैं संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। संसाधन किसी भी प्रकार के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी भी प्रकार के, आर्थिक हो या सामाजिक हो, ठीक है, किसी भी स्तर से विकास के लिए संसाधन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग या उसका उपभोग से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। कह रहे हैं संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, मतलब कि संसाधनों को बिना सोचे समझे उसका उपभोग किए जा रहे हैं, उसका यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा हम उसका उपयोग कर ले रहे हैं, कह सकते हैं कि संसाधनों का हम दोहन कर ले रहे हैं अत्यधिक। इसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संसाधनों का कभी भी हमें जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। अब गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कथन कहा था। उनका कथन ये था कि विश्व स्तर पर संसाधन की कमी
लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। कह रहा है कि गांधी जी का कथन ये था कि विश्व स्तर पर, मतलब कि वर्ल्ड के लेवल पे जो संसाधन की कमी हुई है वह लालची और स्वार्थी व्यक्तियों की वजह से हुई है, और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक, मतलब कि टेक्नोलॉजी, संसाधनों का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होने के कारण उन्होंने संसाधनों का क्या किया है, दुरुपयोग किया, मतलब कि उसे अत्यधिक मात्रा में उसका यूज किया है, जरूरत से अधिक। तो इसके लिए जो प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति है, जो सोच है, जो इरादा है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस चिंता को अपने शब्दों में इस तरह से बताया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की जो संसाधन की जरूरत है उसके लिए सब कुछ है, ठीक है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अब जाहिर सी बात है, इंसान अगर लालच करेगा तो संसाधनों की कमी तो होगी, ठीक है, संसाधनों की कमी होगी भाई। जरूरत के हिसाब से अगर उस संसाधनों का यूज किया जाए तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। वही कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए रोटी बहुत है, मतलब कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये गांधी जी का कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। भाई पेट भरने के लिए हमारे पास संसाधन बहुत हैं जिसकी वजह से हम उसका उपयोग करके अपने पेट भर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अब कहेंगे कि उसको पेटी भरें, मतलब कि उसको कलेक्ट करके रखें, तो ये सही नहीं है। भाई सबको संसाधन उचित मात्रा में मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे संसाधनों की कमी न हो। तो ये संसाधन का संरक्षण था कि हम अपने बुद्धि विवेक से संसाधनों का उचित उपयोग करके क्या कर सकते हैं, इस समस्या को कम कर सकते हैं, संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन क्या होता है? भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भाई ये तो नेचर का गिफ्ट है, प्रकृति का एक दिया हुआ अनमोल तोहफा है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, ये सभी किस पर डिपेंडेंट है? पूरी तरीके से भूमि पर डिपेंडेंट है। अगर भूमि नहीं रहेगी तो इन सब संसाधनों का कोई मोल नहीं है। अब नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भूमि एक सीमित संसाधन है। अब देखिए भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि भूमि की भी उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स है, इसलिए भूमि का उपयोग योजनाबद्ध और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कह रहा है इसीलिए हमें भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके, मतलब कि एक क्राइटेरिया, एक स्ट्रक्चर बना करके हम उसको सावधानी पूर्वक यूज करें तो भूमि की भी उपलब्धता क्या रहेगी? बनी रहेगी और फ्यूचर में भी इसका काम आएगा। ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकेगी। नेक्स्ट है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। कह रहा है कि भारत में जो धरातल है, जो भूमि है, ठीक है, उस पर अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? भू आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए और द्वीप हो गए। ये सभी क्या है? भूमि के अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब कि भूमि पर ही अलग अलग क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लगभग 43% भू क्षेत्र, 43% भू क्षेत्र मैदान है, धरातली मैदान है। अब जो 43% भू क्षेत्र मैदान, इसमें से केवल 95%, मतलब कि 95% हिस्सों पर ही केवल खेती की जा सकती है। 95% हिस्से ही, जो भाग हैं, वह खेती के लिए क्या है? उपयोगी हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 30% धरातली क्षेत्रफल पर पहाड़ और पर्वत है। कह रहा है कि भारत के 30%, मतलब कि 30% धरातली क्षेत्रफल, ठीक है, जो भूमि क्षेत्रफल है उस पर पहाड़ और पर्वत स्थित हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। कह रहा है देश के क्षेत्रफल, जो देश का क्षेत्रफल है उसका लगभग 27% भाग, उस भाग में क्या है? पठारी स्थित है, मतलब कि पठारी क्षेत्र है 27%। ठीक है, इन क्षेत्रों में खनिजों और जीवाश्म ईंधन का अपार संचय हो सकता है। कह रहा है कि जो 27% हिस्सा है जो पठारी क्षेत्र में आता है, मतलब जहाँ पे पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में खनिजों और जीवाश्म ईंधन का अपार भंडार है, मतलब कि वहां से खनिज और जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है भू उपयोग। ठीक है, अब यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, 1960 to 61
1960 और 61 के बीच का भू उपयोग बताया गया और 2014 और 15 के बीच का भू उपयोग बताया गया। चलिए देखते हैं चार्ट, पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 46.2% जो है, अब यहाँ पे सब अलग अलग रेशियो यहाँ पे दिया गया परसेंटेज के हिसाब से। 1960 और 61 के बीच में कैसा क्या परसेंटेज थी भू उपयोग की, और 2014-15 में भू उपयोग की क्या प्रतिशतता थी। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से ये वाला हिस्सा 18.11% जो है यह वन क्षेत्र में आता है। किस में आता है? यह वन क्षेत्र, मतलब कि 18.11% हिस्सा जो है वह क्या है? वन क्षेत्र का है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ऑरेंज कलर से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। अब यहाँ पे ये भी है 18.11%, मतलब 18.11%। ये जो हिस्सा है वह बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर मतलब कि ऐसा भूमि जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। कृषि अयोग्य भूमि उसे घोषित कर दिया गया। गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, अब ये 1960 और 61 के बीच की बात की जा रही है। गैर कृषि प्रयोजन मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पे खेती का प्रयोग, मतलब खेती के उद्देश्य से यूज नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य कार्य के लिए यूज किया जा रहा है। इसकी जो प्रतिशतता है ये देखिए धानी कलर से यहाँ पे की गई है, 4.95% है। नेक्स्ट है अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, ठीक है, अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। अब ये देखिए पीले कलर से किया गया, यहाँ पे 4.71% है, ठीक है। तो ये जो है अस्थायी चारागाह मतलब कि वहाँ पे जो चरने के लिए मवेशी हैं उनको चराने के लिए, और अन्य गोचर भूमि है और भी जो भूमियाँ हैं। अब जो व्हाइट कलर से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, विविध वृक्षों तथा वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। विविध वृक्षों, बहुत अलग अलग प्रकार के वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वह कितने हैं? 1.50% है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कलर से दिया हुआ है कृषि योग्य बंजर भूमि। अब ये जो भूमि है यहाँ पे देख सकते हैं 6.23%, यह कृषि योग्य भूमि है, बंजर भूमि, मतलब कि इस पर इसको उपजाऊ बना करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम उसे फसल उगाने के योग्य उस भूमि को हम कर सकते हैं, मतलब खेती करने योग्य उस भूमि को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्काई ब्लू कलर से, ठीक है, आसमानी कलर से यहाँ से प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.50%, ठीक है, आसमानी कलर से प्रति भूमि क्या होता है कि एक ऐसा जमीन जहाँ पे कई सालों से खेती नहीं की गई है, या फिर 1 या 2 वर्ष से वह खेत, मतलब वह जमीन ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो जमीनें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे खेती नहीं की जाती है, तो क्या होते हैं फिर से वो उस मिट्टी की उपजाऊपन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक प्रकार की यह एक प्रति भूमि कहलाती है कि वहाँ पे आप जा करके फिर से, मतलब उस भूमि पर फिर से खेती किया जा सकता है। तो इसकी प्रतिशतता है 3.50%, मतलब कि 3.50%। वर्तमान प्रति, अब ऐसा कृषि क्षेत्र, पहले समझ लीजिए वर्तमान प्रति क्या होता है। ऐसा कृषि क्षेत्र उसमें बहुत समय से मतलब खेती नहीं की गई है, ठीक है, बहुत समय से खेती नहीं की गई है। अब इसका रेशियो जो है यह गुलाबी कलर से यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.73% है, ठीक है। तो यह वर्तमान प्रति भूमि है। इसके अतिरिक्त पुरातन प्रति या अन्य प्रति भूमि भी कहलाती, जिसपे 1 से 5, मतलब कि 1 से 5 साल तक के बीच खेती नहीं की गई। हो भी सकता है 1 साल तक खेती नहीं की गई है, ये भी हो सकता है कि 5 साल तक वहाँ पे खेती, उस जमीन पे खेती नहीं की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट कलर से शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ठीक है, 26% अब यहाँ पे क्या है कि जो किसान, मतलब खेती जो है वर्ष में 1 से अधिक बार की जाती है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे साल भर में 1 वर्ष में कई बार खेती, मतलब 1 से अधिक बार खेती की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र। इसे सकल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है,
सकल कृषि क्षेत्र। अब ये तो था 1960 और 61 के बीच का, ये पाई चार्ट में आप परसेंटेज प्रतिशतता सब भूमि की दिखाई गई है, कैसे कैसे इसका उपयोग किया गया है। अब 2014 और 15 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पाई चार्ट सामने है। तो यहाँ पे कुछ की प्रतिशतता बढ़ी है, कुछ की प्रतिशतता क्या हुई है, कम हुई है। जैसे कि यहाँ पे 46.26% है, 45.5% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो निवल क्षेत्र है, बोया गया क्षेत्र, यह इसकी प्रतिशत कम हुई है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि जो वन है यह 18.11% से बढ़ करके कितना हुआ है, 23.3%। ठीक है। जो बंजर भूमि तथा अयोग्य कृषि अयोग्य भूमि है, यहाँ पे 1960 में 18.11% था, तो यहाँ पे घट करके क्या हो गया है, 5.5%। मतलब कि बंजर भूमि की कम हुई है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा बंजर भूमि हुआ करती थी, अब क्या हुई है, कम हुई है। 2014-15 के रेशियो ये आंकड़े हैं। अब गैर कृषि प्रयोजन से के अंतर्गत क्षेत्र 4.95% थे 1960-61 में, अब यहाँ कितने हो गए, 8.7%। तो ऐसे ही सबको यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया 1960-61 से और 2014-15 के आंकड़ों से। तो आप यहाँ पे सबको अलग अलग देख सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सारी चीज़ें बताई जाएगी तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।